हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस स्लाइड में या आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा थियरी का आखिरी हिस्सा रहेगा। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने पार्टनरशिप की थियरी के बारे में मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा। प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसे नियम है जो हिडन वे में अप्लाई किए जाते हैं। At the time of registration, a document is prepared called as a partnership deed, and all the terms and conditions are mentioned into the deed. But if partnership deed is silent about any point, then this issue is solved as per provision in the Partnership Act 1932. रजिस्ट्रेशन के वक्त पार्टनरशिप फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जिस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड या फिर फीचर्स के वक्त हमने एग्रीमेंट के नाम से पढ़ा है। इसी पार्टनरशिप डीड के या एग्रीमेंट में सभी टर्म्स एंड कंडीशंस दी होती है, लेकिन अगर किसी मामले में इस डीड में वो कंडीशन या वो नियम नहीं दिया है तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की ये प्रोविजंस उन मामलों में लागू की जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो क्वेश्चन में अगर क्लियरली कोई बात नहीं दी है तो आज हम लोग जो इस पॉइंट में 6 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो नियम हमको वहां यूज करने पड़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये देखिए, ये प्रोविजन हमने एक्ट के प्रोविजंस में पढ़ी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोविजन आपका रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। If the profit sharing ratio is not given in the partnership deed, then as per act, profit and losses are shared in equal ratio among the partners. मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशो जैसे एग्जांपल में 3:7 एग्रीमेंट में नहीं दिया है या पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया है, तो ऐसे मामले में प्रोविजंस के हिसाब से या एक्ट के हिसाब से सभी पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स माने जाएंगे और सभी में प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो नहीं दिया है तो इसी प्रोविजन को हमें यूज करके दिया गया प्रॉफिट हाफ हाफ दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। आपका सेकंड प्रोविजन दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। As per provision of Indian Partnership Act, if date of drawing is not given, then 6 month interest is charged on drawing. इस प्रोविजन का मतलब ये कि अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से ड्राइंग, सबसे पहले तो हमें ड्राइंग का मतलब समझ में आना चाहिए। ड्राइंग मतलब पार्टनर्स द्वारा पर्सनल यूज के लिए लिया गया पैसा, इसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ये ड्राइंग की डेट नहीं दी है, परसेंटेज कितने कैलकुलेट किए जाए, ऐसे मामले में 6 महीनों का इंटरेस्ट उस पे चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्वेश्चन में चार्ज करने के लिए कहा है और डेट ऑफ ड्राइंग यानी कब ये पैसे पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकाले ये नहीं दिया है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट उस पे चार्ज होगा। हालांकि परसेंटेज आपको क्वेश्चन में हमेशा देके रहेंगे। इसके बाद तीसरा आपका जो प्रोविजन है वो दिया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पर। इफ पार्टनर्स प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, देन 6% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड। इसका मीनिंग अगर पार्टनर्स बिजनेस को लोन देते हैं, जैसे पार्टनर्स ने अगर बिजनेस में खुद का पैसा डाला तो उसे कैपिटल कहा जाता है, बट कभी कभी वो कैपिटल न डालते हुए उसे लोन बोलकर बिजनेस में प्रोवाइड करते हैं। ऐसे समय में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन पर, तो 6% का इंटरेस्ट हमें पार्टनर्स के लोन पर चार्ज करना होगा। ये भी एक हिडन रूल माना जाएगा।
आगे आने वाले क्वेश्चंस में इस रूल को हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके लिए रूल दिया है या प्रोविजन दी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट गिवन इन द डीड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ये बड़ा आसान सा नियम है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा रूल है, अगर रेट दिया है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, नहीं दिया है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट है सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स। एज पर प्रोविजन मेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नो सैलरी और कमीशन इज टू बी गिवन टू द पार्टनर्स। मतलब ये इंडियन प्रोविजन के हिसाब से या एक्ट में दिए गए प्रोविजन के हिसाब से पार्टनर्स को कोई सैलरी या कमीशन देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पार्टनर्स बिजनेस के ओनर माने जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए उन्हें प्रॉफिट दिया जाएगा, सैलरी या कमीशन नहीं। लेकिन फिर भी अगर जैसे नो सैलरी नो कमीशन, लेकिन अगर डीड में इसकी प्रोविजन दी है, मतलब डीड में लिखा गया है कि पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देना है, तो फिर सैलरी भी दी जाएगी और कमीशन भी दिया जाएगा। इसके बाद आखिरी प्रोविजन दिया है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एज पर प्रोविजन मेड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 no outside person can be admitted into the firm as partners without consent of other partner। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए प्रोविजन के मुताबिक किसी भी नए पार्टनर्स को आप एज अ पार्टनर तब तक नहीं एडमिट कर सकते जब तक सभी पार्टनर्स की परमिशन ना हो। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो इंडियन पार्टनरशिप के हिसाब से न्यू पार्टनर्स को ऐड करने के लिए सभी पार्टनर्स की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। ये तो हो गई थियरी की बात। These all are the provisions we have to use in questions or while solving the final accounts. So let's go for preparation of final accounts. अब फाइनल अकाउंट ये हमारे इस चैप्टर का मेन पार्ट है, या ऐसा कहिए बोर्ड में हम लोगों को इसी के सॉल्यूशंस बनाने हैं। अब तक जो हम थियरी पढ़ रहे थे उसके बेस पे या तो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे या वो थियरी हमें इन प्रिपरेशंस ऑफ फाइनल अकाउंट में हेल्प करेगी। सो आइए आगे बढ़ते हैं, फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाए ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा इन फाइनल अकाउंट्स के? सबसे पहले दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस और उसी के साथ दी जाएगी कुछ एडजस्टमेंट्स। अब आंसर्स कैसे बनाना है? इसके आंसर्स बनाने के लिए हमें 3 फॉर्मेट बनाने होंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। ये 3 डॉक्यूमेंट किस तरह बनाए जाएंगे, इनमें कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं और हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, ये हम आगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन और व्हाट स्टेप इन्वॉल्व फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, मतलब किस तरह इसका क्वेश्चन सॉल्व किया जाए या कौन सी स्टेप हमें फाइनल अकाउंट्स के वक्त यूज करनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपको फाइनल अकाउंट के आंसर्स बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आइए देखते हैं कौन सी स्टेप्स है। सबसे पहले फॉर्मेट्स बनाने होंगे हमको, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये कैसे फॉर्मेट बनेंगे ये भी हम लोग आगे देखेंगे। दूसरी स्टेप रहेगी कि जो जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड आपको पॉइंट्स दिए हुए ट्रायल बैलेंस में, हमें उन्हें एक स्पेशल टिक करना है, मार्क करना है। इसके बाद प्लेस each and every item of trial balance in any one of format you prepared in step number 1। मतलब हमने जो 3 फॉर्मेट बनाए हैं, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ हर आइटम हमें इन तीनों फॉर्मेट में से कहीं एक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ध्यान रहे मैंने फिर से एक बार लिखा है, ओनली वन इफेक्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी गिवन इन द आंसर। यानी ट्रायल बैलेंस का एक आइटम कहीं भी एक ही जगह रिकॉर्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद हर एडजस्टमेंट के 2-2 इफेक्ट्स हम लोगों को देने होंगे।
एक डेबिट साइड में तो दूसरा क्रेडिट साइड में। यही फाइनल अकाउंट का मेन चाबी है स्टूडेंट, ऐसा समझो, या गुरु किल्ली है। इन्हीं बेस पर फाइनल अकाउंट्स टैली किए जाते हैं। तो हर एडजस्टमेंट के हमको दो इफेक्ट देने हैं, एक डेबिट इफेक्ट तो दूसरा क्रेडिट इफेक्ट। नेक्स्ट, सभी अकाउंट्स क्लोज करने होंगे लेकिन सीक्वेंस वाइज। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट कर सके। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे ताकि हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिले। अब ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में, दैट इज कैपिटल अकाउंट में। यहीं पे सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में डिफरेंस आता है गाइस। कैसा डिफरेंस? तो हम लोग सोल ट्रेडिंग में जितना भी नेट प्रॉफिट आता था सीधा कैपिटल में प्लस कर देते थे, लेकिन यहां पे आप लोगों को मिला हुआ प्रॉफिट दोनों या तीनों जितने भी पार्टनर्स क्वेश्चन में दिए हुए उनमें सभी में डिवाइड करके दिखाना होगा। और याद रहे, आपको याद दिला दूं कि ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन या तो क्वेश्चन में दिए गए रेशो के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा, नहीं तो फिर प्रोविजंस जो अभी हमने पढ़ी कि अगर रेशो नहीं दिया है तो दोनों पार्टनर्स को इक्वल मानते हुए आधा आधा प्रॉफिट दोनों में दिया जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉफिट कितना किस पार्टनर को दिया जाए। इसके बाद बैलेंस शीट टैली करनी होगी। अब बैलेंस शीट टैली करना मतलब बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल आपस में मैच कर देना। अगर वो मैच हो गई तो हम समझेंगे कि हमारा आंसर मैच हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के थोड़े फॉर्मेट की तरफ चलेंगे। ट्रायल बैलेंस कैसा दिखता है, कैसे आइटम्स होते हैं और उन्हें किस तरह प्लेस करना है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखेगा स्टूडेंट। डेबिट बैलेंसेस अमाउंट, क्रेडिट बैलेंसेस अमाउंट। डेबिट बैलेंसेस में कुछ आइटम्स होंगे जैसे सैलरी, फर्नीचर। क्रेडिट साइड में होंगे सेल्स, इंटरेस्ट या फिर कैपिटल। ये डेबिट बैलेंसेस आपके डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड होंगे। अब इनके कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने, जैसे आपका पहला जो वेजेस आइटम है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। गौर करना, डेबिट बैलेंसेस सिर्फ डेबिट में ही जाएंगे। दूसरा, डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा? सैलरी जाएगा। सैलरी पीएनएल में क्यों जाता है और वेजेस ट्रेडिंग में क्यों जाता है ये भी मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। फर्नीचर कहां जाएगा? बैलेंस शीट की डेबिट साइड, दैट इज असेट साइड। ये भी बैलेंस शीट में क्यों जाता है ये भी हम लोग समझेंगे। उसी तरह देखिए, आप एक बार गौर कर लीजिए, डेबिट बैलेंसेस तीनों भी डेबिट साइड में ही हमने रिकॉर्ड किया है और एक आइटम का एक ही इफेक्ट दिया है। अब क्रेडिट बैलेंसेस भी क्रेडिट साइड में जाएंगे, जैसे कि सेल ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएगा और कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड, दैट इज लायबिलिटी साइड में। इस तरह आपको एक शॉर्ट में मैं ये समझाना चाहता था कि ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम, डेबिट बैलेंस का आइटम डेबिट साइड्स में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस का आइटम क्रेडिट साइड में जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग आंसर्स के फॉर्मेट पे चलते हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोगों को दिया है सबसे पहले फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहा जाएगा। इसमें कौन से आइटम्स रिकॉर्ड होंगे? सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऐसा कहिए सभी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ट्रेडिंग में सिर्फ फैक्ट्री में होने वाले ही खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब वेजेस जो हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड में, वेजेस का मतलब क्या? मजदूरी। मजदूरी किसे दी जाती है? लेबर को। लेबर कहाँ काम करेंगे? फैक्ट्री में। इसलिए वेजेस ये आइटम हमने ट्रेडिंग के डेबिट में डाला था। सभी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ट्रेडिंग की लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। या फिर दूसरा भी एक आसान तरीका याद रखने का, ऐसे एक्सपेंसेस हमें ट्रेडिंग के डेबिट में डालने होंगे जो प्रोडक्शन के पहले किए गए हो। अब वेजेस भी हमें प्रोडक्शन के पहले ही लेबर्स को देना होगा। अब उसके कुछ एग्जांपल्स है जो बहुत पॉपुलर आइटम्स है ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, ऑक्ट्रॉय या फ्रेट। इन सब के मीनिंग आपको टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को ना समझते हो, यू कैन आस्क मी,
in WhatsApp group or you can call me. लेट्स मूव टू क्रेडिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एनएच राइट साइड में कौन से आइटम आएंगे? ग्रुप वाइज बात करें तो सिर्फ दो आइटम आएंगे. पहला ऑल डायरेक्ट इनकम दैट इज सेल्स. गुड्स का सेल सिर्फ ये एक ही ऐसा आइटम है स्टूडेंट जो डायरेक्ट इनकम माना जाता है. और दूसरा ग्रुप क्या होगा? अनसोल्ड स्टॉक. अनसोल्ड स्टॉक में नीचे दिए हुए चार आइटम्स आपको मैं कहूंगा कि ट्रेडिंग क्रेडिट में आ सकते, बट आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि इनमें से सबके सब आएंगे ये जरूरी नहीं है. एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, या कभी कभी किसी क्वेश्चन में चारों भी आ सकते हैं. क्लोजिंग स्टॉक जो साल के आखिरी में प्रोड्यूस्ड हुए हुए गुड्स बेच नहीं पाए हम लोग, हमारे गोडाउन में पड़े हैं, उसे क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक के नाम पर ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा जाता है. इसके अलावा गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर. ऐसे गुड्स जो हमने प्रोड्यूस किए गोडाउन में, किसी रीजन से आग लगने की वजह से जल के खाक हो गए, तो उन्हें भी अनसोल्ड मानते हुए ट्रेडिंग क्रेडिट में डालेंगे. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल. ऐसे कुछ आइटम जो हमने फ्री में एडवर्टाइज करने के लिए बांट दिए, उन्हें भी अनसोल्ड मानते हुए ट्रेडिंग क्रेडिट में डालना पड़ेगा. और लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, पार्टनर्स द्वारा अगर कोई गुड्स पर्सनल यूज के लिए पार्टनर घर लेके चले जाते हैं या पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं, तो उन्हें भी अनसोल्ड मानते हुए ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखा जाएगा. इसके बाद आइए P&L की तरफ चलते हैं. P&L और ट्रेडिंग का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट. फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रेडिंग में फैक्ट्री के एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं और P&L में ऑफिस के एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं. तो डेबिट साइड म्हणजे लेफ्ट हैंड साइड में कौन से एक्सपेंस? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस या फिर ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस या फिर प्रोडक्शन के बाद के एक्सपेंस. याद करिए ट्रेडिंग में हमने प्रोडक्शन के पहले के एक्सपेंस लिखे थे. प्रोडक्शन के बाद का अगर कोई एक्सपेंस हमारे बिजनेस में होता है तो वो उसे हम लोग P&L में डालेंगे. जस्ट सच एज एग्जांपल, सैलरी ऑफिसर्स को देंगे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन या फिर बैड डेट. प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में राइट साइड में कौन से आइटम्स रिकॉर्डेड होंगे? ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स या फिर ऑफिस के इनकम. बहुत आसान है स्टूडेंट इन इनकम्स को याद रखना. सेल के अलावा किसी भी चीज से अगर बिजनेस में इनकम जनरेट हुई है तो उसे इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है, क्योंकि बिजनेस की डायरेक्ट इनकम सिर्फ एक ही होती है, दैट इज सेल ऑफ गुड्स, और वो हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाल चुके हैं. तो बाकी सारी इनकम कहां रिकॉर्ड होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में. सभी इनकम जो प्रोडक्शन के बाद होती है सेल को छोड़कर, वो भी P&L में रिकॉर्ड की जाएगी क्रेडिट साइड में. इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव एक्सेट्रा. आइए आखिरी फॉर्मेट पे चले, दैट इज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होगा या फिर फॉर्मेट कैसा है? फॉर्मेट तो कॉलम तो उतने ही है, बट पर्टिकुलर्स की जगह पे यहां लिखा जाएगा लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट. ये इकलौता एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट मानी जाती है. ध्यान रहे गाइस, क्रेडिट साइड मानी जाती है, क्योंकि अब तक हमने ट्रेडिंग और P&L के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहा है. अब क्रेडिट क्यों माना जाता है इसको, ये भी सवाल हमारे मन में आता है. बिकॉज इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब हमारे बिजनेस का ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एक्सप्लेन करता है. इसमें कौन से आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं? आइए देखते हैं. सबसे पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, नेक्स्ट सभी करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज के आइटम्स हमारे लिए नए नहीं है. सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, ये सभी आइटम्स सन्ड्री करंट लाइबिलिटीज माने जाते हैं. और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हमें इन सभी आइटम्स को 11th के भी फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है. डेबिट साइड में मतलब इच असेट साइड में कौन सा आइटम रिकॉर्ड होगा? विच आइटम्स आर रिकॉर्डेड टू एसेट साइड और डेबिट साइड?
सो फिक्स असेट, सभी फिक्स असेट्स रिकॉर्ड होंगे, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर एक्सेट्रा। ये भी आइटम्स हमारे लिए नए नहीं है, 11th के फाइनल अकाउंट्स में हमने देखे हैं, बिल्कुल सेम है। और करंट एसेट्स जैसे कि कैश, बैंक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, इस तरह के कुछ आइटम्स हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे।